हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए ताकि इस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने जो भी हिंदी के कंटेंट है वो सब सीरियल वाइज किए हैं। आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेंगे सीरियल वाइज, क्योंकि सब लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं और मैंने सीरियल वाइज पढ़ाया ताकि हिंदी का आपको शुरू से बेसिक जानकारी मिलती रहे और वो भी क्रमबद्ध तरीके से। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़िए। और लिंक का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे तो सारा आपको जितना पे प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोग उसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में जानकारी ली थी और उस सारे सब्जेक्ट को देखा था, उसको पढ़ा था। अब हम लोग पद विचार के बारे में आते हैं। तो पद विचार का थोड़ा सा ही टॉपिक है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। उसके बाद आप लोग संज्ञा में प्रवेश करेंगे। संज्ञा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पद विचार, आज हम लोग पद विचार के बारे में जानेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पद विचार क्या है इसके बारे में आप लोग पहले, पद विचार का मतलब क्या होता है। जब एक वर्ण होता है उसको मिला के हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर एक पद बनता है, ठीक है। तो उसे पद विचार कहा जाता है। जैसे वो व्याकरण के बंधनों को बांधे हुए रहता है, उसको पद विचार के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वो सब व्याकरणबद्ध तरीके से लिखा हुआ होता है। उसमें कहीं भी कोई गलत शब्द नहीं होते हैं, सारे शब्द सार्थक होते हैं और उसका कुछ न कुछ उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है। तो पद विचार वो चीज़ है जो चरणबद्ध तरीके से व्याकरण के द्वारा बंधे हुए होते हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते। तो पद विचार का यही एक छोटा सा मैंने अपने तरफ से आप लोगों को बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप लोग आगे बढ़ के इसका परिभाषा भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पद विचार की परिभाषा, यानी सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। अभी मैंने बनता है उसे वाक्य कहा जाता है और वाक्यों को मिला के जो सेंटेंस बनता है, जो पद बनते हैं, उन्हें पद विचार कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, यानी सार्थक शब्द ही, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्ण का समूह पद कहलाता है। मैंने बताया था कि वो व्याकरण से चरणबद्ध होता है, यानी उसमें लिंग, विभक्ति, वचन, कारक, इन सब की योग्यता रखी जाती है, जिसकी वजह से एक सार्थक पद का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग पद विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राम विद्यालय जाएगा, ये 3 पदों से मिलकर बना है। तो ये पद व्याकरण से चरणबद्ध तरीके से बंधा हुआ है, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो जो भी उदाहरण होंगे, जो भी वाक्य होंगे, जो व्याकरण के लिंग, विभक्ति, वचन, कारक आदि के तरीके से बंधकर जो वाक्य बनेंगे वो पद विचार की कैटेगरी में आएंगे। और पद विचार के बाद अब हम लोग पद विचार के भेद में आ जाते हैं। हिंदी में पद के 5 भेद माने गए हैं। तो हिंदी में पद के 5 भेद माने गए, वो कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और अव्यय है। यानी ये 5 भेद हैं जो पद विचार के भेद हैं, जिनको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग संज्ञा के बारे में पहले आते हैं। संज्ञा तो वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि संज्ञा क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को हम लोग थोड़ा सा और सरल भाषा में समझेंगे। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञान, यानी ठीक ज्ञान कराने वाला। सम प्लस ज्ञान यानी सही ज्ञान कराने वाला जो होता है उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। अतः वह शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव
आदि के नाम का बोध और ज्ञान कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों ने ये जाना कि ये पद का ही भेद है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब किसके भेद हैं? पद के भेद हैं। यानी पद विचार के अंतर्गत ये पांचों भेद आते हैं। उसमें सबसे पहला भेद मैं आपको व्याख्या कर रही हूँ, संज्ञा। तो संज्ञा का मैंने आपको अर्थ बताया, यानी सम प्लस ज्ञा मिलकर क्या होता है? संज्ञा होता है। और इसका अर्थ होता है ठीक ज्ञान कराने वाला, यानी सही तरीके से ज्ञान को दर्शाने वाले को संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए, स्थान। अब मैंने आप लोगों को बताया था किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, भाव या अवस्था। तो स्थान में देखिए, जैसे अगर आया भारत, दिल्ली, जयपुर, नगर, गांव, गली, मोहल्ला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्थान के अंतर्गत आते हैं। वस्तुएं, पंखा, पुस्तक, मेज, दूध, मिठाई, ये सारी वस्तुएं हैं। प्राणी, गाय, चूहा, बिल्ली, पक्षी, मछली, तितली, ये सब प्राणी के अंतर्गत आ गए। व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आ गया? राम, श्याम, कृष्ण, महेश, सुरेश, नीलेश, प्रवेश, ये सब चीज़ें आ गई। और गुण, अवस्था या भाव के अंतर्गत बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सर्दी, सौंदर्य, अपनत्व, ये सारी चीज़ें गुण और अवस्था के अंतर्गत आ गए। यानी आप लोगों ने सारे कंटेंट यहाँ पे देखे होंगे। किसी स्थान, स्थान क्या हुआ? ये भारत वाला, वस्तु पंखा वाला, प्राणी गाय वाला, और व्यक्ति राम श्याम वाला, गुण यानी बुढ़ापा, मिठास, सर्दी, सौंदर्य इत्यादि, यानी ये सब चीज़ें जिसके अंतर्गत आती हैं उसे संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी संज्ञा की सरल शब्दों में परिभाषा यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों का बोध कराने का, यानी ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा के भेद आप सभी लोग जानते होंगे, मैं एक बार फिर आपके सामने रख रही हूँ। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। हम लोग अभी संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक एक भेद का आप लोगों को सविस्तार व्याख्या करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा शब्दों के जातिवाचक संज्ञा को ही माना जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 और संज्ञाएं हैं जो द्रव्यवाचक हैं और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। विशेष मतलब जो प्रसिद्ध हो, जिसको सभी लोग जानते हो। जैसे व्यक्ति की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये जितने भी नाम हैं ये प्रसिद्ध नाम हैं। इन प्रसिद्ध नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। और उसके बाद स्थान, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये सब प्रसिद्ध स्थान है। लखनऊ और जो भी मथुरा, वृंदावन, जो भी ये प्रसिद्ध स्थान है वो इनके अंतर्गत आएगा। तो व्यक्तियों के नाम में देखिए राम, श्याम, मोहन, कमला, कविता, सुशीला, शबनम आदि। दिशाओं के नाम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैत्रेय, आग्नेय इत्यादि। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, सागर, लाल सागर। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल। नगरों के नाम अजमेर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, लखनऊ। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक अमर उजाला। पुस्तकों के नाम मैंने बताया, प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम तो रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, साकेत, अंधा युग, ये सब जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सीधे सीधे सरल शब्दों में मैं बताऊं तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ भी कहीं आप लोग मतलब दिशाओं के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, सागरों के नाम, पर्वतों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये जो भी नाम हैं, ये जो भी नाम प्रसिद्ध नाम हैं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, त्योहारों के नाम। ये सब मैं आप लोगों को अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, जिसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से सारे कंटेंट को देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे संज्ञा पे आते हैं हम लोग। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों के संपूर्ण जाति का या वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक किसी मनुष्य को ही ले लीजिए, एक मनुष्य के सभी जातियों, वर्गों, समुदाय का बोध केवल एक मनुष्य, एक इंसान से हो रहा है, तो उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का भी ये प्रभाव है। जब जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो उसमें ये देखिए, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों अथवा संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति का बोध होने का मतलब है कि मतलब अगर हम कहें कि ये सब्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सब्जी में जितनी भी सब्जी आती हैं, वो सारी सब्जियों के बारे में हम लोग लिखेंगे। अगर लेखक की मैं बात करूं, तो लेखक के अंतर्गत जितने भी लेखक आते हैं, हम सबकी व्याख्या करेंगे। यानी एक ही जाति के समस्त वर्ग, समुदाय और जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दिया हुआ है अध्यापक, कवि, लेखक, बहन, बेटा, पहाड़, स्त्री, छत्री, यानी इन सब का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव क्या होता है? भाव वो होता है जो हमारे अंदर से निकलता है। जैसे कि अगर हमने किसी सुंदर फूल को देखा तो निकला, आह कितना सुंदर फूल है, यही भाव है। अगर हमने किसी अच्छे व्यक्ति को देखा तो बोला वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो ये भाव है। अगर किसी सुंदर घर को देखा तो अरे वाह ये घर कितना सुंदर, तो जो ये भाव निकल रहे हैं ना, यही भाव होते हैं। तो भाव जो हमारे मन से निकलते हैं, उन्हीं को भाववाचक कहते हैं। यानी उन्हीं से रिलेटेड जो भी कंटेंट होते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा मतलब वही ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला, यानी भाव का जो ठीक तरह से ज्ञान कराए, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोष, यानी उसकी अच्छाई या बुराई का बोध होता हो, उसके अच्छे होने का या बुरा होने का भाव निकलता हो, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उन्हीं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाव अगर हम लोग देखें कि एक छोटा बच्चा है और वो मान लीजिए खेल रहा है, तो उसको देख के लगेगा कि अरे ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा का जो भाव निकल रहा है, वो भाव मन से निकल रहा है। यानी जो भी भाव मन से निकलें और उनको संज्ञा में परिवर्तित किया जाए। जैसे कि अपने मन के भावों को, गुण को, दोष को, दोनों को निकालना। यानी भाव जो निकल रहे हैं और संज्ञा उसको ठीक तरह से उसका ज्ञान कराती है, यानी वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, यानी वह सत्य बोलता है, तो ये भाव है कि वो सत्य बोलता है। बचपन, बुढ़ापा, सफलता, मिठास, मित्रता, हरियाली, मुस्कुराहट, वह बहुत उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ये भाव है। ये जो भाव है, इस भाव के अंतर चूक, लड़कपन, जवानी, ठगी आदि, ये सब भाव के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को भी आप लोगों ने समझा। अब एक बार मैं तीनों चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। संज्ञा का अर्थ मैंने बताया, समधन ज्ञान, यानी ठीक तरह से ज्ञान कराने वाला,
संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि को संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और जात और उसके बाद व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जो भी बात कही जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और जातिवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का या समुदाय या वर्ग का जिसमें पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और भाव वो है जो हमारे मन से अच्छा या बुरा निकलता है, वो भाव होता है। वो संज्ञा को उसके साथ संज्ञा को जोड़ दिया जाता है, वो भाववाचक संज्ञा। यानी सुंदरता, अच्छाई, बुराई, उसका गुण दोष यानी उसके भाव की बात जहाँ हो रही है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने इन तीनों, ये संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार से बनती है, ये भी आप लोग जान जाइए। भाववाचक जो संज्ञा है, ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो भाववाचक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये जो भाववाचक है इससे बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ये पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनता है, और भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में एक बार आप लोग थोड़ा सा मैं 2-4 आप लोगों को बता दे रही हूँ। और ये जितना भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक आपको मिलेगा, उसमें ये सब है, आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जातिवाचक है, मानव, दास, बच्चा, स्त्री, व्यक्ति। जब इसको हम भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो मानव का मानवता हो जाएगा, दास का दासता हो जाएगा, बच्चा का बचपन हो जाएगा, स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा और व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाएगा। यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा आप ये सारे कंटेंट देख लीजिएगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जो सर्वनाम होता है उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। देखिए ये सर्वनाम है अजनबी, मम, स्व, आप, पराया, सर्व, निज, अहम, अपना। इससे जब हम लोग भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो अजनबी का अजनबीपन, ममता, मम का ममता, ममत्व, स्व का स्वत्व, आप का आपा, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, निज का निजता या निजत्व, अहं का अहंकार और अपना का अपनापन और अपनत्व। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया क्या होती है? खेलना, थकना, लड़ना, बहना, भूलना, हंसना, रोना, गाना, जो भी है उसको जब हम भाववाचक में कन्वर्ट करते हैं तो खेलना का खेल होगा, थकना का थकावट होगा, लड़ना का लड़ाई होगा, बहना का बहाव होगा, भूलना का भूल होगा, हंसना का हंसी होगा। ये भाववाचक संज्ञा में बदला जा रहा है। इसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा आवश्यकता, आवश्यक से आवश्यकता, युवक से यौवन, छोटा से छुटपन, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, शिष्ट से शिष्टता, ललित से लालित्य, सफ़ेद से सफ़ेदी। इसी तरह ये सारे कंटेंट हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। धिक से धिक्कार, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, चतुर से चातुर्य, निकट से निकटता, मना का मनाही, नीचे का नीचाई, तेज का तेजी, बाहर का बाहरी। ठीक है, ये सारे कंटेंट आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा और ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। और मेरे चैनल पे जो भी कुछ है वो सारा टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक डाल दिया है और उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।